हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णमूर्ति ज्योतिष के सामान्य नियम सीरीज में। आपने प्रीवियस 2 क्लासेस अटेंड की होंगी जिसमें हमने कुछ नियमों की बात की। अब हम इसके बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट पर जाएंगे और 7-8 क्लास के बाद हम प्रेडिक्शन की स्टेज पर पहुंचेंगे। कृष्णमूर्ति ज्योतिष को समझने के लिए हमें वैदिक ज्योतिष के बारे में सामान्य या नॉर्मल या कॉमन नॉलेज जरूर होनी चाहिए। जब तक हमें राशियों का, भावों का, प्लैनेट्स का सिग्निफिकेशन नहीं मालूम है तब तक हम इस पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिन भी फ्रेंड्स को ये नहीं पता है, बिल्कुल न्यू है, वो मेरी वैदिक ज्योतिष सीरीज सीखें और उसमें राशि भावों से रिलेटेड वीडियोस को ज़रूर देख लें। इस पर सभी तरीके की प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे इस चैनल पर। आप किसी भी तरीके की एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं वैदिक से रिलेटेड, वो सभी की प्लेलिस्ट और आपको कंप्लीट यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छुआ ना गया हो। शुरू करते हैं अब आगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में जो प्रारंभिक नियमों को हम सीखेंगे तो इसमें राशि की जगह नक्षत्रों को बलवान माना जाता है। जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो राशि को बलवान माना जाता है, राशि के अंदर कौन सा ग्रह है उसे देखा जाता है। यहाँ पर राशि को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, नक्षत्र को बलवान माना जाता है। तो प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्राधिपति स्टार लॉर्ड के भावों का फल देता है। समझाने के लिए यदि मैं समझाऊं कि सपोज सूर्य शनि के नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में है, तो सूर्य अपने फल देने की बजाय शनि के भावों के फल देगा, अपने नक्षत्र लॉर्ड के भावों के फल देगा। कोई भी ग्रह जिस भी नक्षत्र में है उसका जो भी लॉर्ड होगा उसे हम उसका ग्रह का स्टार लॉर्ड बोलेंगे। मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं। तो हर एक ग्रह अपने रिजल्ट देने की बजाय अपने स्टार लॉर्ड के हाउसेस के रिजल्ट देता है। इंग्लिश और हिंदी के दोनों व्यूअर्स के लिए मैंने यहाँ पर ये तैयार किया हुआ है प्रेजेंटेशन। तो इन केपी एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र इज कंसिडर्ड स्ट्रोंगर देन राशि। ईच प्लैनेट फर्स्ट गिव रिजल्ट ऑफ इट्स नक्षत्र लॉर्ड और स्टार लॉर्ड्स हाउसेस देन इट्स ओन रिजल्ट्स। अपने रिजल्ट देगा वो बाद में देगा, मगर मेनली वो अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट देता है। अब इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। राशि की अपेक्षा नक्षत्रों को हम बली मानकर चलते हैं, जैसा मैंने बताया। यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि सपोज आपका माना किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य है अनुराधा नक्षत्र में है। यहाँ पर ये देखिए अनुराधा नक्षत्र है, तो अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड हो गया सैटर्न। तो सूर्य है शनि के भावों के रिजल्ट देगा, ना कि खुद के भावों के। सपोज सन इज इन अनुराधा नक्षत्र, लॉर्ड ऑफ अनुराधा नक्षत्र इज सैटर्न। नाउ sun will give result of the Saturn because Saturn is now नक्षत्र लॉर्ड ऑफ सन। तो कोई भी प्लेनेट अपने रिजल्ट से पहले अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट किस तरीके से देखते हैं हम। जैसा मैंने कहा कि सूर्य है सपोज अनुराधा नक्षत्र में है, तो अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड हो गया शनि। तो सूर्य शनि के भावों के रिजल्ट देगा। अब शनि के भाव कौन से हैं, किन के रिजल्ट देगा, आप ध्यान से देखिएगा। किसी भी प्लेनेट किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है वो भाव चलित कुंडली से देखते हैं, राशि कुंडली से नहीं देखते। इसे नोट कर लीजिए। अभी मैं इसी वीडियो में आगे बताऊंगा कौन सी चीज़ किससे देखते हैं, मगर अभी से आप इसे नोट कर लो कि कौन सा प्लेनेट किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है वो भाव चलित कुंडली से देखा जाता है। अभी सूर्य शनि के अनुराधा नक्षत्र में है, तो मैंने कहा सूर्य अपने नक्षत्र लॉर्ड मतलब शनि के भावों के रिजल्ट देगा। अब शनि के भाव देखना सीखते हैं हम इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं शनि किस भाव के अंदर बैठा हुआ है, उसका सिग्निफिकेटर ये बन गया। और सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर उस भाव का शनि ही होगा। जैसा इस कुंडली में देखते हैं तो चौथे भाव में शनि बैठा है, तो चौथे भाव का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर, फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी सिग्निफिकेटर नहीं होगा। सबसे स्ट्रॉन्ग
सिग्निफिकेटर उस भाव में बैठा हुआ ग्रह होता है। ये मैं केपी की बात कर रहा हूँ, वैदिक की बात नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। वैदिक वाले लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। तो केपी में कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठा हो उस भाव का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होता है। तो देखिए, एक तो शनि इस भाव का सिग्निफिकेटर हो गया। फिर देखते हैं यहाँ पर, ये 8वें भाव और 9वें भाव का स्वामी है। तो ओवरऑल इस कुंडली के लिए शनि चौथे, 8वें और 9वें भाव का सिग्निफिकेटर हो गया। सो सैटर्न इज इन 4th हाउस एंड लॉर्ड ऑफ 8th एंड 9th। तो इन भावों का वो सिग्निफिकेटर हो जाएगा। तो सूर्य अपने नक्षत्र लॉर्ड मतलब शनि के भावों के रिजल्ट देगा। तो इस केस में सूर्य अपनी महादशा में जातक को चौथे, 8वें और 9वें भाव के रिजल्ट देगा। ये भाव शनि के हैं और इन भावों का इसे हम सिग्निफिकेटर या कार्येश बोलेंगे। तो सूर्य इस कुंडली में कार्येश हो गया चौथे भाव, 8वें भाव, 9वें भाव का। इसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट देता है। सूर्य अनुराधा नक्षत्र में है तो उसका नक्षत्र स्वामी शनि हो गया। तो सूर्य शनि के भावों के रिजल्ट देगा। शनि के भाव कौन से होंगे? जिस भाव में शनि बैठा है पहला भाव, और जिन भावों का वो स्वामी है। और ये हम भाव चलित कुंडली से देखेंगे। तो चौथे, 8वें और 9वें भाव का शनि के भाव हैं। तो सूर्य चौथे, 8वें और 9वें भाव के रिजल्ट देगा, इसलिए अपनी महादशा में वो इन भावों का कार्येश या सिग्निफिकेटर बन गया। सो सन इट्स एमडी विल गिव रिजल्ट ऑफ 4th, 8th एंड 9th हाउसेस एंड कॉल्ड सिग्निफिकेटर ऑफ दीज हाउसेस। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कैसे फल देगा, क्योंकि फल में अच्छे भी फल होते हैं और खराब फल भी होते हैं। देने सूर्य ने ही है। अपने नक्षत्र स्वामी के भावों के रिजल्ट सूर्य देगा। अब अच्छे और बुरे रिजल्ट पर हालांकि हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर अभी उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, मगर वो डिपेंड करेगा कैसे रिजल्ट आएंगे, वो सब लॉर्ड पर डिपेंड करता है। एक्चुअली 3 चीजें हैं जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी में, ध्यान से समझें। एक होता है सोर्स, और दूसरा आपका उसका सोर्स के बाद की सेकंड चीज होती है, और थर्ड होता है उसका टेस्ट। कि सोर्स क्या है, हमारे दिमाग के अंदर कोई बात आई, वो सोर्स हो गया। अब बात आई और हम इसके बाद कोई फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट में गए, ये उसका एक एक्शन हो गया सोर्स के पास का। अब हमने फर्नीचर खरीद के घर पे ले आए और वो हमें कैसा लगा, उसे हम किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो ये 3 चीजें हैं। सोर्स आपका वो प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है। सेकंड वन, कि आप जब मार्केट में चलकर जा रहे हैं उसके इफेक्ट को जब इंप्लीमेंट कर रहे हैं, सोर्स के इफेक्ट को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो आपका नक्षत्र लॉर्ड रिप्रेजेंट करता है। और उसका जो भी टेस्ट आएगा उसको रिप्रेजेंट करता है सब लॉर्ड। तो टेस्ट नेगेटिव या पॉजिटिव होगा, वो सब लॉर्ड पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला रोल होता है आपका किसका? सोर्स हमारा प्लानेट है। इसके बाद नक्षत्र लॉर्ड उसका एक्शन है। जो भी हमारे दिमाग में कोई विचार आया तो उस पर हमने एक्शन लिया, वो नक्षत्र लॉर्ड रिप्रेजेंट करेगा। हम मार्केट में जाएंगे तभी कोई चीज़ आएगी, तो बगैर मार्केट में गए हुए चीज़ नहीं आ सकती। जब तक नक्षत्र लॉर्ड उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है तब तक वो काम नहीं होगा। अब नक्षत्र लॉर्ड ने भी जस्टिफाई कर दिया, अब वो काम अच्छा होगा या बुरा होगा वो डिपेंड करेगा सब लॉर्ड पर। कि हम घर फर्नीचर लेकर आ गए, उसका जो भी टेस्ट होगा, फर्नीचर हमें पसंद आएगा, उसको एंजॉय कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो आपके सब लॉर्ड पर डिपेंड करेगा, जिसके बारे में हम लेटर ऑन बात करेंगे। अब देखिए चार्ट्स इन केपी एस्ट्रोलॉजी। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 तरह की कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ट्स इन केपी। केपी एस्ट्रोलॉजी में 2 तरह की कुंडलियों का उपयोग होता है। पहली कुंडली होती है राशि कुंडली, जिसे हम जन्म कुंडली भी बोलते हैं। D1 चार्ट जो होता है नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। और दूसरी होती है कस्प चलित कुंडली। कस्प चलित को भाव चलित कुंडली भी बोलते हैं। केपी की भाव चलित कुंडली वैदिक की भाव चलित कुंडली से बिल्कुल अलग होती है। बनाने का तरीका भी अलग होता है। तो वैदिक की भाव चलित कुंडली का यहाँ पर उपयोग नहीं करते, वो केपी के ही सॉफ्टवेयर में आपको मिलेगी। राशि कुंडली का उपयोग ध्यान से समझें। ग्रह किस राशि में है ये देखने के लिए किया जाता है। उसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है और उसके साथ कौन युति कर रहा है।
PAC कि किस राशि में प्लेस्ड है, किस ग्रह के साथ प्लेस्ड है और कौन सा ग्रह उसे एस्पेक्ट कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है। इन 3 चीज़ों को देखने के लिए राशि कुंडली का यूज किया जाता है। और ग्रह किस भाव में है, किस भाव का स्वामी है, वो देखने के लिए हम भाव चलित कुंडली का यूज करेंगे। फिर से समझ लें, राशि कुंडली इज यूज टू फाइंड द PAC ऑफ प्लेनेट कि किस राशि में प्लेस्ड है, भाव में नहीं, राशि में। कौन उसे एस्पेक्ट कर रहा है और किसके साथ वो युति कर रहा है, ये हम राशि कुंडली से देखेंगे। आप वो किस भाव में बैठा है और किन भावों का स्वामी है, ये आपको देखना है, जिसे हम बोलते हैं वो किन भावों का सिग्निफिकेटर है। उसके लिए हम भाव चलित कुंडली का यूज करेंगे। तो इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, जब भी प्लेनेट से रिलेटेड भावों की बात होगी तो राशि कुंडली का उपयोग नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राशि कुंडली का उपयोग ग्रह की किसी राशि में स्थिति, ग्रहों की दृष्टि तथा युति के लिए करते हैं। भाव चलित का उपयोग ग्रह का भाव देखने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। आप राशि कुंडली से सब परिचित होंगे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। दे ऑल आर फेमिलियर विद द राशि कुंडली। राशि कुंडली में हर एक 12 भाव होते हैं टोटल, और सब में अलग अलग राशि होती है, जिसे हम बगैर कहे लिख देते हैं कि पहले भाव में यदि 6 राशि लिखी हुई है तो दूसरे में 7 आएगी, 8 आएगी, 9 आएगी, 10 आएगी, ऐसे राशियां हम लिख देते हैं। और सभी 12 भावों में सभी 12 राशियां रखी जाती हैं। मगर भाव चलित कुंडली का आप ध्यान रखेंगे कि भाव चलित कुंडली में एक ही राशि एक से ज़्यादा भावों में भी हो सकती है, और ऐसी भी राशि हो सकती है जो भाव चलित कुंडली के किसी भी भाव में नहीं है, लुप्त हो गई हो। उस कुंडली में एक से ज़्यादा भावों में सेम राशि हो सकती है, और ऐसी भी राशियां हो सकती हैं जो किसी भी भाव में नहीं आ रही हों। अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा, पहले हम देखिए इसको इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। इन राशि कुंडली देयर इज ए सेपरेट राशि इन ईच भाव एंड ऑल 12 राशि इन 12 भाव। सभी 12 भावों में 12 राशि होती है। वेयर एज इन भाव चलित कुंडली वन राशि इज पॉसिबल इन मोर देन वन भावा, एक ही राशि एक से ज़्यादा भावों में हो सकती है। एंड सम राशिज मे बी मिसिंग फ्रॉम कुंडली, हो सकता है कुछ राशियां किसी भी भाव में ना हो। तो सबसे पहले देखिए, मैं इसको एग्जांपल से बताऊंगा आपको आगे चल के। ये हमारी राशि कुंडली है, यहाँ पर राशि कुंडली लिखा हुआ है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में हमने कहा था 2 तरह की राशियां होती हैं। तो ये देखिए सब 12 बार लिखे हुए हैं। पहले भाव में 1 राशि है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पांचवें में 5 है, छठे में 6 है, सातवें में 7 है। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि भाई किसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है, कौन किस राशि में बैठा है। जैसे हम कहेंगे गुरु किस राशि में बैठा है, तो हम कहेंगे वृषभ या टॉरस राशि में बैठा है, ऐसा कहेंगे। मगर गुरु का भाव पता करना हो तो राशि कुंडली से हम नहीं बताएंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि दूसरे भाव में है, वो हम भाव चलित कुंडली से देखेंगे किस भाव में है। इसी तरीके से यहाँ पर हम कहेंगे कि सूर्य और मंगल की युति है, सूर्य मंगल एक साथ बैठे हुए हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि गुरु इसको देख रहा है 5th एस्पेक्ट से, 1 2 3 4 5, कि गुरु सूर्य और मंगल को देख रहा है। तो राशि कुंडली से हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है, किस ग्रह को कौन दूसरा ग्रह एस्पेक्ट कर रहा है, और कौन किसके साथ कंजंक्शन में है या युति कर रहा है। केवल इतना ही पता हमें चलेगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों कुंडलियां आ गई एक साथ। ये ऊपर राशि कुंडली बनाई हुई है और नीचे भाव चलित कुंडली बनाई हुई है। अब दोनों का डिफरेंस आप आसानी से समझिए। देखिए यहाँ पर आपने देखा था गुरु 2 राशि में बैठा हुआ है, तो आपसे पूछा जाए कि गुरु किस राशि में बैठा है, तो आप राशि कुंडली पर जाओगे। अब आपसे पूछा जाए कि गुरु किस भाव में बैठा है, तो भाव चलित कुंडली में जाएंगे। तो देखिए गुरु पहले भाव में आ गया है, शिफ्ट हो गया। यहाँ से देखोगे तो शनि 3 राशि में बैठा है, शनि और राहु। राशि यहाँ से देखनी है, मगर भाव देखना है तो इस कुंडली पर आ जाएंगे भाव चलित में। तो देखेंगे कि शनि आपका बल्कि 2 सेकंड भाव के अंदर आ गया, तीसरे भाव की बजाय किस में आ गया, सेकंड भाव में। तो किसी भी ग्रह का यदि भाव देखना है तो भाव चलित कुंडली देखनी पड़ेगी, और राशि देखनी है तो हमें राशि कुंडली देखनी पड़ेगी। युति और एस्पेक्ट भी राशि कुंडली से देखते हैं।
अब भाव चलित कुंडली की दूसरी और स्पेसिफिकेशन देखिए। ये भाव चलित कुंडली है। यहाँ पे देखिए ये सेकंड भाव और तीसरे भाव में दोनों में सेम राशि आ रही है 2। तो एक से ज़्यादा भाव में सेम राशि हो सकती है। और देखिए 3 गायब है, 3 है ही नहीं, 2 के बाद सीधा ही 4 है। तो कुछ राशियां मिसिंग या गायब भी हो सकती है। इसी तरीके से देखिए 5 6 आई 7 राशि 2 भावों में है, 7वें और 8वें भाव में 7 राशि है और 8 राशि यहाँ पे गायब है। वृश्चिक राशि या स्कॉर्पियो राशि है ही नहीं। तो मैं इसको ब्रीफली फिर से रिपीट कर देता हूँ। 2 तरह की कुंडलियाँ होती हैं, राशि कुंडली, भावचलित कुंडली। आपको किसी भी ग्रह की यदि राशि पता करनी है और उसको कौन एस्पेक्ट कर रहा है, किसके साथ युति कर रहा है, तो राशि कुंडली का उपयोग करेंगे। आपको यदि किसी भी ग्रह का भाव देखना है कि वो किस भाव में बैठा है, तो वो भाव चलित कुंडली का उपयोग करेंगे। भाव चलित कुंडली में एक ही राशि एक से ज़्यादा भावों में हो सकती है और कुछ राशि गायब या मिसिंग भी हो सकती हैं। अब हम यहाँ पर देखिए कौन प्लेनेट किन भावों का कारक है ये देखना है आपको। तो अब राशि कुंडली से ये हमें नहीं देखना चाहिए, वो गलत हो जाएगा। तो पहले मैं राशि कुंडली से देखकर बताता हूँ कि हम राशि कुंडली से कैसे देखेंगे। हालांकि ये सही नहीं है, पर भी मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। यदि राशि कुंडली की सहायता से ये देखने का प्रयास करें कि कौन सा ग्रह किन भावों का कारक है, तो किस तरीके से देखा जाता है समझिए। जैसे आपको देखना है शनि ग्रह किन भावों का कारक है, तो जिस भाव में वो बैठा है उसे ले लेते हैं 3, और वो जिन भावों का स्वामी हो लॉर्ड। तो देखिए 10 राशि 10वें भाव में और 11 राशि 11वें भाव में है। तो यहाँ शनि जो कारक बन गया वो हो गया तीसरा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव राशि कुंडली से, मगर ये गलत है। इसी तरीके से यदि आपको शुक्र देखना है तो शुक्र आप यहाँ पे पिक करिए, चौथे भाव के अंदर बैठा है, 7वें भाव और दूसरे भाव का ये स्वामी है, लॉर्ड है। तो यहाँ पर ये हो गया चौथा भाव, 7वां भाव और दूसरा भाव। ये दोनों ही गलत हैं क्योंकि हम इसे राशि कुंडली से देख रहे हैं। इसी तरीके से यदि गुरु का देखना हो तो देखिए गुरु दूसरे भाव के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पर, और वो उसकी 9 और 12 राशि होती है, इसलिए 9वें भाव और 12वें भाव का कारक हो गया, तो लॉर्ड हो गया। तो इस तरीके से गुरु के हिस्से में भाव है दूसरा, 9वां और 12। ये आपने यदि राशि कुंडली से देखा तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा, गलत होगा। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि राशि कुंडली से नहीं देखना। तो फिर हम देखेंगे कैसे। अब आ जाते हैं हम भाव चलित कुंडली पर। आपको पता करना है कि कौन सा प्लैनेट किस भाव का सिग्निफिकेटर है। देखिए कितना आसान तरीका है। सिग्निफिकेटर मतलब कारक, कौन सा प्लैनेट के पास किन भावों के परिणाम रिजल्ट देने की जिम्मेवारी है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं भाव चलित कुंडली से। आपको शनि देखना है। अब यहाँ से जो देखोगे वो सही आएगा क्योंकि शनि का भाव बदल चुका है। देखिए अब पिछले केस में शनि तीसरे भाव में बैठा था, स्वामी वो 10वें और 11वें भाव का था। जैसे हम भाव चलित कुंडली पर गए तो शनि देखिए दूसरे भाव में बैठा है, तो ये भाव बदल गया और कारक वो अभी भी 10वें और 11वें भाव का है। इसकी राशियां 10वें और 11वें भाव में है। तो अब यदि भाव चलित से आप देखोगे तो शनि दूसरे 10वें 11वें भाव का कारक है, तो इन भावों का कारक माना जाएगा। शुक्र को देखोगे तो देखिए शुक्र ये आपका 4th हाउस में बैठा है, इसकी 7 राशि 7वें और 8वें 2 भावों में है, तो इन दोनों का कारक होगा ये। और 2 राशि दूसरे भाव में है, तो यहाँ पर शुक्र चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और दूसरे भाव का कारक है। इन सभी भावों का कारक हो गया और तीसरे भाव का भी कारक है। तीसरे भाव में भी 2 राशि है, तो देखिए 5 भावों का कारक हो गया शनि, वो शुक्र। तो एक तो चौथे भाव का कारक हो गया, 7वें भाव का, 8वें भाव का, दूसरे और तीसरे भाव का, इन सभी भावों का कारक हो गया। अब आपको सपोज गुरु देखना है, तो इस कुंडली में सबसे पहले हम देखेंगे गुरु किस भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो गुरु पहले भाव के अंदर बैठा है, तो उसका कारक हो गया ये। और गुरु की लॉर्डशिप है 9वें भाव में, 9 साइन है, और 12th हाउस में 12 साइन है। तो गुरु की ये 3 राशियां हैं, ये तो गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है और ये 2 राशियां हैं। तो गुरु पहले भाव, 9वें भाव और 12वें भाव का कारक हो गया। तो आपको जब भी सिग्निफिकेटर देखना है कि कौन सा प्लैनेट किन भावों का कारक है, वो हम भाव चलित कुंडली से देखेंगे। और देखेंगे क्या क्या कि वो ग्रह किस भाव के अंदर बैठा है, वो भाव नोट कर लें। उस ग्रह की राशि किन किन भावों में है, उन भावों को नोट कर लें, तो हर एक ग्रह उन सभी भावों का कारक हो जाएगा। जैसे यहाँ पे शुक्र देखिए 5 भावों का कारक हो गया,
क्योंकि वो चौथे भाव में बैठा है और उसकी राशियां दूसरे भाव, तीसरे भाव, सातवें भाव और आठवें भाव के अंदर हैं। क्योंकि भाव चलित कुंडली में एक ही राशि एक से ज़्यादा भावों में होगी तो एक ही प्लैनेट एक से ज़्यादा भावों का कारक हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, इसे ध्यान से समझें। इसको समझेंगे तो हम प्रेडिक्शन या फलित की ओर आगे बढ़ेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में फलित तक पहुंचने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आते हैं तो। हम किसी भी भाव से रिलेटेड कुछ भी देखेंगे तो मैंने आपको इनिशियली टेबल देखना सिखाया था कि आप मोबाइल ऐप के अंदर जाएंगे तो वहाँ मैंने 4 तरह की टेबल आपको बताई थी। एक टेबल मैंने बताई थी उसको हम बोलते हैं कस्पल पोजीशन, एक टेबल बताई थी प्लानिटरी पोजीशन, एक टेबल बताई थी प्लानिटरी सिग्निफिकेशन और एक टेबल मैंने बताई थी भाव सिग्निफिकेशन। तो वहाँ पर एक टेबल थी कस्पल पोजीशन। कस्पल पोजीशन में सभी 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों में कौन कौन सी राशि है उसका राशि स्वामी जिसे हम साइन लॉर्ड बोलते हैं वो दिए होते हैं। फिर वो किस नक्षत्र में उस भाव का नक्षत्र स्वामी दिया होता है जिसे स्टार लॉर्ड बोलते हैं और उप नक्षत्र स्वामी दिया होता है जिसे सब लॉर्ड बोलते हैं। तो कस्पल पोजीशन में हर एक भाव के आपको साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड जिसे स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं एंड सब लॉर्ड, उप नक्षत्र स्वामी, ये सब दिए होते हैं। एक दूसरी प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल होती है। तो 9 प्लैनेट्स हैं तो प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल में भी ये सभी चीज़ें दी होती हैं। उसका राशि स्वामी मतलब साइन लॉर्ड, उसका प्लैनेट का नक्षत्र लॉर्ड और उसका सब लॉर्ड दिया होता है। अब आपको किसी भी भाव से रिलेटेड प्रेडिक्शन जब देनी होती है, ध्यान से समझिएगा, तब हम क्या करते हैं उस भाव के, जैसे मैरिज से रिलेटेड प्रेडिक्शन देनी है तो उसका मुख्य भाव मैं पहले ही बता चुका हूं, मैरिज के लिए मुख्य भाव 7वां भाव है। तो 7वें भाव के कस्पल सब लॉर्ड को पिक करेंगे, ये 7वां भाव है और इसका ये कस्पल पोजीशन है। 7वें भाव का जो सब लॉर्ड होगा उसे हम उसका कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में CSL से रिप्रेजेंट करते हैं। वो नोट कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड मंगल हो गया, तो मंगल नोट कर लिया। बस इतना ही नोट करना है कस्पल पोजीशन से, तो हमें पता चल गया 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड कौन है। अब हम क्या करेंगे, प्लेनेटरी पोजीशन वाली टेबल में जाएंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ से केवल कस्पल सब लॉर्ड नोट करना है कंसर्न्ड हाउस का। अब जाएंगे प्लेनेटरी पोजीशन में, तो जो कस्पल सब लॉर्ड है उसका नक्षत्र लॉर्ड, उसका मतलब यहाँ पे मंगल आया तो मंगल का नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड नोट करेंगे प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल से। तो इसका नक्षत्र लॉर्ड गुरु आया और सब लॉर्ड देखिए राहु आ गया यहाँ पर। तो फिर से देख लीजिए, जैसे 7वें भाव के परिणाम देख रहे हैं आपको, रिजल्ट देख रहे हैं आपको, प्रेडिक्शन देनी है उसके बारे में, तो 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड नोट कर लें। तो 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड मंगल हो गया। सपोज 10वें भाव का देखना होता आपको, तो 10वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड नोट कर लेंगे, वो भी मंगल ही है यहाँ पर, वो नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल में जाएंगे। तो जो कस्पल सब लॉर्ड आया उसके हम स्टार लॉर्ड या जिसे नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं और सब लॉर्ड, उस प्लेनेट के स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड को नोट कर लेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाते हैं, ये 3 चीज़ों को नोट करना आना चाहिए। अब देखिए मैं कुछ और रूल्स की यहाँ पर बात करता हूँ। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव से संबंधित घटना होने के लिए उस भाव के उप नक्षत्र स्वामी का, मैंने अभी नोट कराया, उप नक्षत्र स्वामी का संबंध मुख्य भाव से और सहायक भावों से होना आवश्यक बताया है। मतलब क्या हुआ, इसे समझे जरा कि ये 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मंगल आ गया। अब आपको मैरिज देखनी है तो मंगल का संबंध मैरिज से रिलेटेड हाउसेज से होना चाहिए। मैरिज से रिलेटेड हाउसेज केपी एस्ट्रोलॉजी में होते हैं 2, 7वां, 11वां। तो मंगल का कस्पल सब लॉर्ड का लिंक दूसरे, 7वें और 11वें भाव से होना चाहिए थ्रू इट्स स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। मतलब मंगल खुद रिलेट हो, इसका स्टार लॉर्ड रिलेट हो या सब लॉर्ड रिलेट हो, ओवरऑल इन तीनों का
संबंध मिल मिलाकर शादी से रिलेटेड हाउसेस से होना चाहिए। बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने बताया, जैसे विवाह होने का मुख्य भाव 7वां होता है तथा सहायक भाव दूसरा और 11वां होता है। यदि 7वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी कस्पल सब लॉर्ड का संबंध उसके नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड तथा उप नक्षत्र स्वामी द्वारा किसी भी प्रकार दूसरे 7वें 11वें से बनता है तो विवाह होगा। तो फिर से आप समझ लें, मैंने अभी क्या बताया था कि 7वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना है तो हम 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड लेंगे, उस कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और उप नक्षत्र लॉर्ड नोट कर लिए तीनों। अब इन तीनों का संबंध मैरिज से रिलेटेड हाउसेस दूसरा 7वां और 11वें भाव से हो जाता है तो उस नेटिव की मैरिज हो जाएगी। तो पहले प्रॉमिस जो हम देखते हैं, देखिए ये प्रॉमिस आ गया केपी एस्ट्रोलॉजी में, कितना इजी है। आप आज ही जाके प्रॉमिस देख सकते हो, आपकी तीसरी क्लास है मगर आप प्रॉमिस चेक कर सकते हो कि इसकी कुंडली में प्रॉमिस है या नहीं। मैरिज का प्रॉमिस देखना है तो आपने क्या किया, 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड देखा, ये टेबल आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है, उसका हमने नक्षत्र स्वामी नोट कर लिया, उसका उपनक्षत्र स्वामी नोट कर लिया कस्पल सब लॉर्ड का। अब इनके हम प्लेनेट सिग्निफिकेशंस देखेंगे, मैं बाद में बताऊंगा, अभी जल्दबाजी हो जाएगी। और यदि उसमें मैरिज से रिलेटेड हाउसेज आ जाते हैं इन तीनों से, ये किसी भी तरीके से दूसरे 7वें और 11वें भाव से लिंक हो जाता है तो हम कह देंगे इस नेटिव की मैरिज होगी, प्रॉमिस हो गया। तो प्रॉमिस इसलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि केपी एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल सटीक तरीके होते हैं, उसमें आपको आपका माइंड नहीं लगाना ज़्यादा। अब ये पता चल गया प्रॉमिस है, अब घटना कब घटित होगी ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। प्रॉमिस से थोड़ी पता चलेगा कि कब मैरिज होगी। अब घटना कब घटित होगी इसके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के स्वामियों का संबंध भावों से होना जरूरी है। एमडी, एडी और पीडी। एमडी को यहाँ पर हम दशा से रिप्रेजेंट करते हैं, अंतरदशा को भुक्ति भी बोलते हैं, ध्यान रखना, और प्रत्यंतर दशा को अंतर भी बोलते हैं। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज होती है जिसे बोलते हैं DBA। डी मीन्स दशा, बी मीन्स भुक्ति, ए मीन्स अंतर। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो महादशा MD, AD और PD बोलते हैं, यहाँ पर हम इसे DBA बोलते हैं। डी मीन्स दशा, बी मीन्स भुक्ति, ए मीन्स अंतरदशा, वो प्रत्यंतर दशा। DBA कहीं भी लिखा हो, हम बाद में यूज करेंगे तो आप समझोगे दशा, भुक्ति एंड अंतरा। तो घटना कब घटित होगी, जब महादशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड और प्रत्यंतर दशा लॉर्ड का संबंध उन भावों से होना चाहिए, मैरिज से रिलेटेड भावों से होना चाहिए। जैसे हम समझें केपी की मैरिज से रिलेटेड भाव कौन से, दूसरा, 7वां और 11वां। अब आपने देखा कि जो महादशा जिस प्लेनेट की चल रही है उनका इससे संबंध है क्या, तभी आपकी मैरिज होगी। अंतरदशा का संबंध भी होना चाहिए, जिस अंतरदशा का संबंध बन रहा होगा उसी अंतरदशा में मैरिज होगी। प्रत्यंतर दशा का भी संबंध होना चाहिए, जिस प्रत्यंतर दशा का संबंध बन रहा होगा उसी प्रत्यंतर दशा के अंदर मैरिज होगी। उस पर मैं आगे बात करूंगा, अभी केवल हम बेसिक्स पर चल रहे हैं। एग्जैक्ट कुंडली लेकर बताऊंगा, आप बहुत आसानी से टाइम करना भी इसमें सीख जाएंगे। फर्दर, जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी बताया था, केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रत्येक भाव का 12वां भाव उसका नकारात्मक होता है, नेगेशन होता है। कि जैसे 7वां भाव मैरिज दे रहा है तो छठा भाव तलाक देगा, चौथा भाव एजुकेशन दे रहा है तो तीसरा भाव एंड ऑफ एजुकेशन देगा। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में मैरिज के सकारात्मक भाव दूसरा और 7वां और 11वां है, मतलब पॉजिटिव हाउसेस, सकारात्मक मीन्स पॉजिटिव हाउसेस, इसलिए उसका नेगेशन या तलाक होने के लिए इनसे 12वें भाव ले लीजिए। 12वें का मतलब ये होता है, जिन्हें 12वां नहीं पता है, उससे पिछला भाव, तो दूसरे से पिछला हो जाएगा पहला भाव, 7वें से पिछला हो जाएगा छठा भाव और 11वें से पिछला हो जाएगा 10वां भाव। तो ये तलाक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 8th एंड 12th भाव भी नकारात्मक होते हैं। कहीं पे भी 8वां और 12वें भाव का इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो वो ट्रबल्स तो जरूर देंगे ही देंगे। कैसे भाव आते हैं उस पर हम बाद में बात करेंगे, अभी आप बेसिक समझिए। किसी की हम स्क्रिप्ट बनाएंगे, उसमें यदि 8वां और 12वां भाव आ जाता है तो उस काम को आसानी से नहीं होने देंगे, परेशानियां जरूर क्रिएट करेंगे, ऐसा हम मानकर चलेंगे।
यदि CSL घटना से संबंधित मुख्य और सहायक भावों के साथ साथ, अब जो कस्पल सबलॉर्ड का हमने नक्षत्र लॉर्ड निकाला, सबलॉर्ड निकाला, उनमें आपके घटना के मुख्य भाव तो आए ही, जैसे मैरिज के लिए दूसरा, सातवां और 11वां भाव तो आया ही, साथ में मगर 8वां या 12वां भाव भी आ गया तो घटना घटित तो होगी, मगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पूरा आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शुभ भाव या इंप्रूविंग हाउसेज होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां और 11वां। पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। इंप्रूविंग हाउसेज का मतलब आप नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में शुभ और अशुभ ग्रह मानकर चलते हो। केपी एस्ट्रोलॉजी में शुभ और अशुभ ग्रह नहीं होते। जो पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव के जो कार्य होते हैं उन्हें शुभ माना जाता है। अभी आप इस पर कंफ्यूज ना हो, मैंने केवल बताया है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कब ग्रह शुभ होगा, कब ग्रह अशुभ होगा, इसलिए अभी सेंटेंस को आप पकड़ कर नहीं बैठेंगे। यहाँ पर शुभ भाव या इंप्रूविंग हाउसेज में जो हाउस के कार्य होते हैं वो शुभ हो जाते हैं। वो किनके होते हैं? पहले, दूसरे, तीसरे, छठे, 10वें और 11वें। ऐसे ही अशुभ भाव या नॉन इंप्रूविंग हाउसेस, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, वो किन हाउसेस का कार्य है उस पर डिपेंड करेगा। अशुभ भाव होते हैं चौथा, पांचवां, सातवां, आठवां, नवां और 12वां। तो आप वैदिक से लगाओगे तो देखिए यहाँ पे पांचवां और नवां आ गया आपको, गए तो वैदिक में सबसे बेस्ट हाउसेज होते हैं, मगर यहाँ पर केपी में ये हाउसेज अशुभ भाव होते हैं। इनके जो कार्य होते हैं वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, अभी ये मैं लेटर ऑन बात करूंगा। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है वह ग्रह बलवान माना जाता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट देता है तो जो खुद के ही नक्षत्र में है उसको हम अनटेनेंटेड मानेंगे। यदि उसके नक्षत्र में और कोई ग्रह नहीं है तो उसने अपने ही खुद के रिजल्ट देने हैं, इसलिए वो ग्रह बली हो जाता है। जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता वह ग्रह भी बलवान होता है, उसे भी अनटेनेंटेड बोलेंगे। जनरली अनटेनेंटेड जो भी ग्रह होता है वो बलवान हो जाता है। तो जब भी हम प्रेडिक्शन देखेंगे तो हम ग्रह के बल को नापेंगे। जो बलवान होगा वो अच्छे रिजल्ट देगा, इमीडिएटली रिजल्ट देगा, उसकी रिजल्ट देने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। तो इसको भी हम आगे चल के एनालाइज करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में यदि घटना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, प्रॉमिस देखने में ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये लास्ट जो सेंटेंस है ये आपकी अभी तक की एस्ट्रोलॉजी का सार है। केपी एस्ट्रोलॉजी में यदि घटना के मुख्य भाव के CSL का उप नक्षत्र स्वामी, सब लॉर्ड, उस घटना को नकार दे तो घटना जीवन भर घटित नहीं होगी। परंतु यदि सब लॉर्ड घटना के पक्ष में हो तो घटना हर हाल में घटित होगी। यदि उप नक्षत्र स्वामी मतलब सब लॉर्ड के साथ साथ नक्षत्र स्वामी, नक्षत्र लॉर्ड भी घटना के पक्ष में हो तो घटना आसानी से घटित होगी। अब ध्यान से समझें, मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं समझाने के लिए कि इस नेटिव की मैरिज देखनी थी। तो मैरिज देखने के लिए मैं 7वें भाव के अंदर गया, उसका उपनक्षत्र स्वामी नोट किया मंगल। अब उस मंगल का मैंने स्टार लॉर्ड नोट किया यहां से गुरु, और उसका सब लॉर्ड नोट किया राहु। अब इसको समझें जरा। यहां पर यदि राहु के अंदर मैरिज से रिलेटेड भाव आ रहे हैं दूसरा, 7वां और 11वां, इस नेटिव की 100% मैरिज होगी। इतना सिंपल है। और यदि राहु में मैरिज से रिलेटेड हाउसेज नहीं आ रहे हैं तो इसकी मैरिज बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसा हम मानकर चलेंगे। अब सब जो आपका सब लॉर्ड है उसके अंदर मैरिज से रिलेटेड हाउसेज आ रहे हैं और नक्षत्र लॉर्ड में भी मैरिज से रिलेटेड हाउसेज आ गए तो उसकी मैरिज बहुत आसानी से हैप्पीली होगी। मगर यदि सब लॉर्ड में तो हाउसेज आ रहे हैं मगर नक्षत्र लॉर्ड में वो हाउसेस नहीं आ रहे हैं तो मैरिज अभी भी होगी मगर डिफिकल्टी के साथ होगी। एक्चुअली सब लॉर्ड 100% रिजल्ट देता है। सब लॉर्ड के अंदर जो भी हाउसेस आ गए
उन हाउसेज रिलेटेड काम जरूर होंगे ही होंगे। नक्षत्र लॉर्ड 75% रिजल्ट देगा। नक्षत्र लॉर्ड के अंदर जो हाउसेज आ गए उनके भी रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, मगर वो केवल 75% होती है। कस्पल सब लॉर्ड CSL जो रिजल्ट देता है वो आपका 25% चांसेस होते हैं। तो वो भाव यदि उसके CSL में आ गए तो भी वो काम हो सकता है, मगर केवल 25% पॉसिबिलिटी है। नक्षत्र लॉर्ड में आ गए तो 75% पॉसिबिलिटी है, और सब लॉर्ड में आ गए तो वो होगा ही होगा। इसी तरीके से यदि नेगेटिव हाउसेज आ गए सब लॉर्ड के अंदर तो वो काम बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे। मगर इसको रूल को आप बिल्कुल 100% पकड़कर नहीं बैठेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें थोड़ी हम फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे, नहीं हमारी प्रेडिक्शन गलत जाएगी। मगर आपको रूल स्ट्रिक्ट जो है वो मैं बता रहा हूं कि यदि सब लॉर्ड जिन हाउसेज को सिग्निफाई कर रहा है, कैसे करेगा सिग्निफाई ये भी मैं आपको देखना बता दूंगा बहुत जल्दी। तो उन हाउसेज से रिलेटेड रिजल्ट तो मिलने ही मिलने वाले हैं, और जिन्हें नहीं सिग्निफाई कर रहा उनसे रिलेटेड रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले आपको। इसी तरीके से स्टार लॉर्ड भी यदि उन्हीं हाउसेस को सिग्निफाई कर दे तो वो काम बड़ा आसानी से हो जाएगा। केवल सब लॉर्ड कर रहा है मगर स्टार लॉर्ड उसको, नक्षत्र लॉर्ड उसको सपोर्ट नहीं कर रहा तो भी काम होगा, मगर थोड़ा डिफिकल्टी के साथ होगा। ऐसा हम प्रेडिक्ट करके चलेंगे। तो होपफुली आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनको भी ये वीडियो से पूरी तरीके से हेल्प मिल जाएगी, और आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अभी भी यदि किसी के कोई डाउट्स हैं तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।